बिहार में पटना से 30 किलोमीटर दूर गोविंदपुर नाम का एक गांव है। इस गांव में रिसेंटली एक बोर्ड लगा दिया गया जिस पर लिखा था कि यह संपत्ति सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड ने पूरा का पूरा विलेज क्लेम कर लिया। गांव की कोई भी प्रॉपर्टी किसी को खरीदने का, किसी को बेचने का, ट्रांसफर करने का कोई राइट नहीं रखा। और न्यूज आर्टिकल्स में यह लिखा था कि गांव वालों को वक्फ बोर्ड ने 30 दिन का समय दिया उस गांव को खाली करने के लिए। ऐसे ही तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक गांव है जिसमें 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल है। उस पूरे के पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बना के क्लेम कर रखा है। इनफैक्ट सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, वो भी एक वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है। चार मीनार से लेकर ताजमहल तक ऐसे कई सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी क्लेम किया है। इंडिया में आज डिफेंस और रेलवेज के बाद में वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर है। रीसेंट एस्टिमेट के हिसाब से वक्फ बोर्ड के पास में पूरे इंडिया में लगभग 9 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी टोटल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.2 लाख करोड़ या फिर 15 बिलियन यूएस डॉलर्स है। अब रिसेंटली पार्लियामेंट में एक वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है जिसमें इस वक्फ बोर्ड की कई सारी पावर्स को कर्टेल करने की, कम करने की बात कही गई है। अपोजिशन पार्टीज इसे मुस्लिम माइनॉरिटी के राइट्स का वायलेशन बता रही हैं। तो आज के वीडियो में पहले तो वक्फ बोर्ड के बारे में पूरी डिटेल्स जानते हैं, ये कैसे काम करता है, कैसे प्रॉपर्टीज इसके अंदर आती है, और वीडियो के एंड में ये भी जानेंगे कि गवर्नमेंट अब क्या चेंजेस और क्यों लाना चाहती है वक्फ बोर्ड के एक्ट में। वीडियो किसी भी रिलीजन स्पेसिफिक को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया गया है, ये एक बर्निंग इश्यू है और आज की वीडियो में मैं सिर्फ प्योर और क्लीन फैक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी काम की बात। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं और क्रैक किए हैं, जैसे कि IIT JEE का, UPSC का, गेट का, और इन सबको देखकर मैंने कई सारी ऐसी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं जो आई विश कोई मुझे पहले बता देता तो मुझे एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में बहुत मदद मिलती। मैंने ऐसे कई सारे सीक्रेट स्टडी मेथड्स डेवलप किए, ऐसे हैबिट्स बनाई जिससे मुझे एग्जाम में हाई स्कोर करने में काफ़ी फायदा हुआ। और अपने इसी एक्सपीरियंस को मैं एक मास्टर क्लास के फॉर्म में आपके सामने लाइव लेकर आने वाला हूँ जूम पर। 2 घंटे की लाइव मास्टर क्लास होगी। पिंड कॉमेंट में लिंक दिया है जिस पर जाकर जरूर रजिस्टर कीजिए। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे जॉब का एग्जाम हो, या फिर कॉलेज स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, कोई भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं वक्फ बोर्ड की कहानी। अब ये जो वक्फ शब्द है, इसका मतलब होता है ठहर जाना या फिर थम जाना, और आज के जनरल टर्म्स में इसका यूज किया जाता है किसी भी संपत्ति को ठहराने के लिए या फिर थामने के लिए। सिंपल शब्दों में वक्फ का मतलब है किसी भी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, अल्लाह के नाम पे दान कर देना, यानी कि रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करना। जो डोनर होता है, जैसे कि वाकिफ बोला जाता है, वो अपनी कोई भी संपत्ति, प्रॉपर्टी, लैंड डोनेट करता है, और जो उस प्रॉपर्टी का कस्टोडियन बनता है उसे मुतवल्ली कहा जाता है। एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ के नाम से डेजिग्नेट हो गई तो ना उसे बेचा जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है, ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वो प्रॉपर्टी, वो पर्टिकुलर वैल्यूएबल्स अल्लाह को समर्पित हैं और अल्लाह उनका ओनर है। इंडिया में जो वक्फ का कॉन्सेप्ट है वो दिल्ली सल्तनत के टाइम से चल रहा है। पुराने टाइम में इस्लामिक शहंशाह, राजा महाराजा बड़े बड़े विलेजेस को, बिल्डिंग्स को, लैंड्स को अल्लाह के नाम पे डोनेट कर देते थे, और इन सब प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए लोकल कमिटीज बना दी जाती थी। जनरली इन लैंड्स का यूज होता था मस्जिदें बनाने में या फिर कब्रिस्तान बनाने में, मगर ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं था कि वक्फ में केवल मस्जिदें या कब्रिस्तान ही आ सकता है। अब जब इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, तब वक्फ के नाम पे डोनेटेड सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके मैनेज करने के लिए एक वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया। 1954 में पहला वक्फ एक्ट आया जिसके तहत वक्फ बोर्ड बनाया गया, जिसने पूरे इंडिया के वक्फ के नाम पे डोनेटेड प्रॉपर्टीज को अच्छे से मैनेज करना शुरू किया। इस एक्ट के हिसाब से एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया और हर स्टेट में एक इंडिविजुअल वक्फ बोर्ड बनाया गया जो उस स्टेट की सारी वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करता था। और साथ में सेंट्रल वक्फ काउंसिल जिस तरह की पॉलिसीज निकालता था, जो इंस्ट्रक्शन देता था, उसको फॉलो करके स्टेट वक्फ बोर्ड काम करता था। इसके बाद 1995 में एक नया वक्फ एक्ट आया जिसमें पॉलिसीज को और स्ट्रीमलाइन किया गया और बेटर किया गया, और इसमें एक मेजर चेंज हुआ 2013 में। 2013 के अमेंडमेंट से पहले किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को केवल कोई इस्लामिक पर्सन ही डोनेट कर सकता था, मगर इस अमेंडमेंट के बाद में वो किसी भी पर्सन के लिए ओपन कर दिया गया। यानी अगर आप इस्लामिक हैं या नहीं हैं, आप किसी भी प्रॉपर्टी को एज अ वक्फ डोनेट कर सकते हैं। और इस अमेंडमेंट के बाद में प्रॉपर्टीज का वक्फ में कन्वर्ट होना काफ़ी ईजी, काफ़ी तेज़ हो गया। और इस अमेंडमेंट के बाद में वक्फ बोर्ड के पास में काफ़ी पावर्स भी आ गई प्रॉपर्टीज को क्लेम करने की। इस अमेंडमेंट ने वक्फ प्रॉपर्टीज को सेल करना भी बैन कर दिया, जिससे कोई भी प्रॉपर्टीज को बेच नहीं सकता। और ऊपर से अगर वक्फ बोर्ड की किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर कोई एंक्रोचमेंट करता है या फिर कोई कब्जा करता है,
तो उसे 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान रखा। अब चलिए वक्फ बोर्ड के प्रेजेंट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सेंटर में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है और हर स्टेट में वक्फ बोर्ड्स होते हैं। जनरली शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड एक स्टेट में अलग अलग होते हैं। हर वक्फ बोर्ड का एक चेयरमैन होता है जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये चेयरमैन मुस्लिम फेथ के होते हैं। 2 मेंबर्स होते हैं, जनरली एक मुस्लिम एमएलए और एक मुस्लिम एमपी उस स्टेट का अपॉइंट किया जाता है। मुस्लिम टाउन प्लानर्स, मुस्लिम लॉयर्स और मुस्लिम स्कॉलर्स इस वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। और एक सीईओ होता है इस वक्फ बोर्ड का, जो कि कोई भी मुस्लिम आईएएस ऑफिसर होता है, डिप्टी सेक्रेटरी रैंक या फिर उससे अबव रैंक का। ये सीईओ वक्फ बोर्ड की सारी फंक्शनिंग संभालता है। और इसके बाद वक्फ बोर्ड से जुड़ी कोई भी प्रॉपर्टी में अगर कोई डिस्प्यूट होता है या फिर कोई पर्सन वक्फ प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करना चाहता है तो एक वक्फ ट्रिब्यूनल सेपरेटली बना रखा है। ये ऐसा कोर्ट होता है जहां पर जाकर आप वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट अपना केस लड़ सकते हैं या फिर अपनी पिटीशन दाखिल कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में। अब जनरली वक्फ ट्रिब्यूनल्स का फैसला काफ़ी सॉलिड होता है और बहुत इजीली इसे किसी दूसरे हायर कोर्ट में जैसे कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना मुश्किल है। वक्फ बोर्ड का मेजर फंक्शन एक ही है, प्रॉपर्टीज को मैनेज करना और उनसे रेवेन्यू जनरेट करके मुस्लिम लोगों के वेलफेयर में खर्च करना। जो भी इनकम वक्फ प्रॉपर्टी से जनरेट होती है उसे चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि स्कूल बनवाना, मस्जिदें बनाना, कब्रिस्तान बनाना या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज को डेवलप करना। अब वक्फ बोर्ड की जो भी पावर्स हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है सेक्शन 40 में। इस सेक्शन के हिसाब से अगर वक्फ बोर्ड को लगता है, सिर्फ लगता है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है तो वो उसके अगेंस्ट सुओ मोटो इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं और उसे अपना क्लेम कर सकते हैं। और इसके लिए उन्हें कोई बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल प्रूफ की भी ज़रूरत नहीं है। अब एक बार अगर वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करके अपने अंडर में ले लिया तो अगर किसी भी पर्सन को वक्फ बोर्ड के फैसले से दिक्कत होती है या उसे अपनी प्रॉपर्टी लगती है तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है। मगर इसमें बड़ा पंगा ये है कि उस प्रॉपर्टी को अपनी साबित करने का जिम्मा उस पर्सन का होगा, ना कि वक्फ बोर्ड का। यानी कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को कब्जा लेता है तो वक्फ बोर्ड ये प्रूव नहीं करेगा कि ये उनकी प्रॉपर्टी है इसलिए वो कब्जा रहे हैं, बल्कि उस पर्सन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये उसकी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की नहीं। यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पर है जिसकी प्रॉपर्टी गई है। और इसी प्रोविजन के कारण एक मिसयूज का कंसर्न उठता है। यही एक फैक्टर वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग को डिस्प्यूटेड बना देता है। और इसी प्रोविजन का यूज करके वक्फ बोर्ड ने काफी प्रॉपर्टीज इकट्ठी कर ली हैं, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क में, जुडिशियल सिस्टम में हमेशा कॉमन मैन को एक रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति पर पुलिस कोई चार्ज लगाती है तो पुलिस को ये प्रूव करना पड़ता है कि वो गुनहगार है, उस पर्सन को ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि वो बेगुनाह है। मगर डिस्प्यूट यही है कि वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग इंडिया के जुडिशियल फंक्शनिंग के साथ अलाइन नहीं कर रही है। अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को लेनी है तो वक्फ बोर्ड को कोर्ट में चैलेंज करके प्रूव करना चाहिए कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, ना कि उस पर्सन को बेचारे को सोते सोते जगा के उसकी प्रॉपर्टी ले लेना और उसे बोलना कि भाग प्रूफ लेके आ। अब रिसेंटली वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए एक वक्फ अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस बिल में जो प्रोविजंस है मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर प्रमोट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया। इस बिल में गवर्नमेंट काफी मेजर चेंजेस लाना चाहती है वक्फ एक्ट में। 3 नए प्रोविजंस इस बिल के हिसाब से डाले जाने हैं। सबसे पहला प्रोविजन तो ये ऐड करना चाहती हैं कि कोई भी पर्सन किसी प्रॉपर्टी को वक्फ तब तक नहीं बना सकता जब तक कि वो उसका लॉफुल ओनर है और उसको ट्रांसफर करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। इस प्रोविजन को डालने का ये अजम्पशन है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसका कोई इंडिविजुअल ओनर नहीं है उसको वक्फ प्रॉपर्टी नहीं बनाया जा सकता। यानी कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो तो उसको वक्फ प्रॉपर्टी नहीं बनाया जा सकता। दूसरा और बड़ा प्रोविजन गवर्नमेंट ये लाना चाहती है कि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर वक्फ नाम से डिक्लेयर्ड है इस लॉ के बनने के पहले या फिर इस लॉ के बनने के बाद, वो अब वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग, जो कि एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसे वक्फ अपनी प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता, चाहे वो इस अमेंडमेंट के आने के पहले की हो या फिर इस अमेंडमेंट के आने के बाद में की हो। और तीसरा बड़ा प्रोविजन है कि कोई प्रॉपर्टी जो वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसका डिसीजन गवर्नमेंट करेगी। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कि किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया है तो गवर्नमेंट को ये राइट होगा कि उसे वक्फ प्रॉपर्टी बनाना है या नहीं बनाना, और इसका डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा, ना कि वक्फ बोर्ड। बेसिकली गवर्नमेंट ने काफी मेजर चेंजेस किए हैं ताकि वक्फ बोर्ड कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी ना बना ले। इससे ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज की सिक्योरिटी के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए
ऐसे अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं। अब दूसरा बड़ा चेंज इस बिल में ये बताया गया है कि वक्फ बाय यूज से कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल, एक मस्जिद है जो किसी भी जमीन पर बिना किसी परमिशन के बना दी गई थी और धीरे धीरे यूज करते करते कई सालों तक लोग उसमें प्रेयर करते जा रहे हैं। तो वक्फ एक्ट में अभी ये प्रोविजन है कि बाय यूज अगर बहुत लंबे टाइम तक किसी प्रॉपर्टी का एज अ वक्फ यूज किया जाता है तो वो डीम्ड टू बी वक्फ प्रॉपर्टी होती है। मगर इस नए अमेंडमेंट के हिसाब से जब तक कोई वैलिड रिटन एग्रीमेंट या फिर वक्फ नामा नहीं होगा तब तक कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी के अंडर में नहीं आएगी। इसके अलावा ये बिल प्रपोज करता है कि नॉन मुस्लिम सीईओज भी होने चाहिए, वक्फ बोर्ड में फीमेल मेंबर्स भी होने चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है फीमेल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो सरकार वक्फ बोर्ड के एक्ट में करना चाहती है। एक तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बिल ट्रांसपेरेंसी लाएगा, मॉडर्निटी लाएगा और कॉमन मैन के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उनके पर्सनल राइट्स को सेफगार्ड करके रखेगा। दूसरी तरफ इस पे बड़ा आरोप यह है कि इसने मुस्लिम माइनॉरिटी के राइट्स का वायलेशन किया है, उनकी लॉ के हिसाब से जो चीज होनी चाहिए उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है ये बिल। फिलहाल इस वीडियो के रिकॉर्डिंग की डेट तक की सिचुएशन ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को डिस्कशन के लिए दे दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा, डिस्कशन होगा, जिसके बाद में गवर्नमेंट को सजेशंस पुटअप किए जाएंगे। इस बिल का और वक्फ बोर्ड का फ्यूचर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी मास्टर क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया है। मैं चलता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।